अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा और इस डिस्कशन पैनल में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं जनाब गुल नुखेज़ अख्तर साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपका डिस्कशन होगी आपसे भी, और साथ ही साथ मज़र बरलास साहब भी इस डिस्कशन में हमारा साथ देते हैं। मज़र बरलास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, डिस्कशन आपसे भी इंशाल्लाह होगी इसके ऊपर। नाज़रीन, 2018 में होने वाले इलेक्शन में एक खिलाड़ी को लाडला डिक्लेयर किया गया और बाऊजी सौतेले करार पाए। बाऊजी की तरफ से बहुत से शिकवे किए गए और इस शिकवे करने के रिजल्ट में लफ्ज़ लाडला रजिस्टर्ड हो गया। उस दिन से मियाँ साहब ने ठान ली कि 2023 या फिर जैसे कि अब इलेक्शन 2024 में हो रहे हैं, 2023 या 2024 में सौतेले का टैग उतरवा कर लाडले का टैग लगवाना है। मियाँ साहब चूंकि मंजे हुए सियासतदान भी हैं तो उनकी सियासत में जिद और लचक दोनों एलिमेंट मौजूद हैं। वो इदारों से कई बार पंजा आजमा हुए, लेकिन लचक का एलिमेंट होने की वजह से हर बार मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रखा गया। एक भाई अगर सख्त बयान देता है तो दूसरा भाई खुफिया मुज़ाकरात के ज़रिए अपनी एक राह हमवार कर रहा होता है। और इस लचक की कामयाब हिकमत अमली के तहत आज मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चौथी बार लाडले करार पाए हैं। और 2018 का जो लाडला है इस लचक की नज़ाकत को शायद समझ नहीं पाया। अगर समझ जाएगा तो शायद अगली बारी उनकी हो। लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो पीटीआई के हालात तो बहुत नाजुक हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो कलअदम करार दे दिए गए हैं। एक बार तो पीटीआई से बल्ले का निशान छिन चुका है। अपील और दोबारा इलेक्शंस के लिए उनके पास वक्त चूंकि जो है वो बहुत कम रह गया। इसी फैसले के तहत जो पीटीआई की अक़लियती और जो उनकी मखसूस ख़वातीन की जो नशिस्तें हैं अभी तक उनके पास नहीं हैं। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले नुखे साहब आपसे जानना चाहूँगी, ये 2-3 बातें जो मैंने की हैं खान साहब के बारे में या पीटीआई के बारे में ओवरऑल, एक बार तो उनसे बल्ले का निशान छिन गया। आपने कहा था कि अगर जाहिर है उनके जो इलेक्शन जो हैं वो ठीक तरह से नहीं हुए हैं, जो कि प्रॉपर एक प्रोसीजर है उसके तहत नहीं हुए, तो बल्ले का निशान शायद उनके पास ना रहे, तो वही हुआ। अब इस वक्त क्या सिचुएशन है पीटीआई की, क्या स्टेटस है? बहुत शुक्रिया सुमेरा। कुछ चीज़ें हमें ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए। मसलन आपने कहा कि उनसे बल्ले का निशान छिन गया है, तो आम लोगों के ज़हनों में है कि शायद इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए और जब वो इलेक्शन कमीशन में गए तो बस सीधा सा उन्होंने कहा बस हमें नहीं पता, आपसे हम बल्ले का निशान वापस ले रहे हैं, इन इलेक्शंस को हम नहीं मानते। तो इसकी थोड़ी सी तफसील मैं बता दूं मुख्तसरन, बिल्कुल, और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने ये बल्ले का निशान क्यों वापस लिया। पीटीआई का एक आइन है, पीटीआई का ही मुरतब करदा एक आइन है, पार्टी का आइन, और उसमें लिखा हुआ है फेडरल इलेक्शन कमीशन होगा उनका एक, जिसमें 6 अरकान होंगे। ठीक है, ये 6 अरकान जो है ये इलेक्शन करवाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्शन हुआ इसमें कितने अरकान थे? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बस एक ही रुकन था जो उनके नियाजुल्लाह नियाजी साहब हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने ये करवा दिया। अच्छा, बाकी के 5 किधर हैं? खुद उनके आइन में लिखा हुआ है। नंबर 2, पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल कौन से हैं? अब पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल का नाम था उनके असद उमर साहब थे पहले तो। बिल्कुल, आज हम देखते हैं इलेक्शन हुए हैं तो उमर अयूब साहब हैं। असद उमर साहब ने कब रिजाइन दिया? उमर अयूब साहब को कब मुंतखब किया? उन्होंने तो बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कह दिया कि उमर अयूब साहब को कब मुंतखब किया गया? कोई नोटिफिकेशन नहीं। अच्छा, उमर अयूब साहब नॉमिनेट कर रहे हैं आगे नियाजुल्लाह नियाजी साहब को इलेक्शन कमिश्नर, जो खुद सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पे कैसे आए कुछ पता नहीं, आइन खामोश है। वो कैसे नॉमिनेट हो गए वो भी खामोश है। अच्छा, पिछले जो इनके इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था जी जमाल अकबर नासिर साहब। जी जी, वो कब रिजाइन किया उन्होंने? कुछ पता, ये कब आए? ये मैं आपको बताऊं सुमेरा, मामूली सा एक तरीका कार होता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन का। कोई इतना कोई जनरल इलेक्शन जैसा थोड़ा ये तरीका कार होता है, लेकिन फॉलो तो करना है। लेकिन उस छोटे से तरीका कार को भी जब फॉलो नहीं करेंगे और अवाम को ये तासुर देंगे कि ये देखें जी हमारे साथ तो ज्यादती हो गई है, ज्यादती तो आप लोगों ने खुद अपने साथ कर ली। ये पीटीआई के दोस्तों को कह रहा हूं कि जिन्होंने ये छोटे से उसूल भी फॉलो नहीं किए और सारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मशकूक। तो नुकेश साहब, अगर ये इतना छोटा सा प्रोसीजर था तो फिर इसको इतना बॉदर क्यों किया जाए? इसको नहीं बॉदर तो कर, उनके लिए छोटा होगा, इलेक्शन कमिश्नर के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए ये छोटा नहीं है। ठीक है, पार्टी के लिए तो इसमें क्या मसला था? ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं इनको मैनेज करने में क्या मसला था? ठीक हो गया, मेरा ख्याल है, अब भी मेरा ख्याल है कि ये चीजें मैनेज हो जाएंगी
और उनको शायद निशान वापस मिल जाए। ठीक हो गया, निशान वापस मिल जाए तो अच्छी बात है। ये चीजें इनको फॉलो करने में, इनकी तरतीब लगाने में क्या मसला था? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बड़ला साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इन तमाम प्रोसीजर्स को इतना लाइट ले रही थी जिसकी वजह से उनका एक दफा तो लॉस हो गया ना? आगे तो फिर देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है उनके पास और क्या हिकमत अमली है उनके पास। नहीं, गुजारिश ये है कि पहले तो उनका इलेक्शन कालदम करार दिया गया, वो जो पहला था असद उमर वाला जो, तो उसके कालदम होने की कोई वजूहात होनी चाहिए थी। वो जिस भी बिना पर कालदम करार दे दिया गया। अब आनन फानन उनके लिए वक्त बहुत कम था। और जहाँ तक उमर अयूब की बात है, आप सबके इल्म में है कि जिस तरह पीटीआई के लोग से पार्टी छुड़वाई जा रही थी, जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो ओहदेदार ही सारे गायब थे एक तरह से। ठीक है। और जो बानी चेयरमैन थे वो जेल में थे, जो सीनियर वाइस चेयरमैन थे वो भी जेल में थे, जो सदर साहब थे पार्टी के वो भी जेल में थे। तो उमर अयूब को कौन मुंतखब करता, कैसे होता? वो नॉमिनेशन इन्होंने उस वक्त करनी थी, वो मजबूरी थी उनकी। नहीं तो चलो नोटिफिकेशन तो होना चाहिए था ना उसका। ये नोटिफिकेशन तो किया होगा जी, ये ऐसा नहीं है कि बगैर वही डिमांड किया गया, नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। ये इलेक्शन कमीशन बार कैफ गुजारिश ये है कि इस तरह के मामला पहले भी सियासी पार्टियों को दरपेश आए हैं। और मेरा ख्याल है कि आला अदलिया में जाकर इलेक्शन जो है उस पे शायद ये बात कर दी जाए कि चूँकि इलेक्शन बहुत नज़दीक है, तो लिहाजा उनको निशान उनका वापस कर दिया जाए। अलबत्ता उनके पास ए और बी सी प्लान हैं, वो ज़ाहिर है पार्टी ने रखे होते हैं। ज़ाहिर है उनकी इत्तेहादी है, कुछ जमातें उनके भी निशान हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे कलम दुआत है, जैसे खैमा है, वो MWM का निशान है। तो निशान तो है, निशान से तो वो एक ही लड़ेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है उसकी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ठीक है। पेशावर हाई कोर्ट में कल मेरा ख्याल पिटीशन वो दायर कर रहे हैं, फैसला किया बिल्कुल, तो उनको निशान बल्ला मिल जाएगा। अच्छा चले। और बल्ला मिलते ही फिर उनका वो जो खवातीन वाला कोटा है और अकलीतों वाला कोटा है वो भी बहाल हो जाएगा। यानी कि ये वक्ती इश्यूज हैं पीटीआई को जो दरपेश हैं, तो ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे होपफुली। नुखैर साहब, वो परवेज खटक वाली बात तो आपने सुनी होगी, उन्होंने पता नहीं क्यों ये शोशा छोड़ा है, जिसको बाद में इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि नहीं जी ऐसी कोई बात ही तरदीद। उन्होंने कहा है कि बल्ला निशान मुझे ऑफर किया गया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। हालांकि वो कितनी डिमांड कर रहे थे, आपको याद है? 6 घंटे भी नहीं गुजरे और उसका रिबटल आ गया उनकी तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से। हाँ जी। तो ये कहना परवेज खटक साहब का कि मुझे बल्ले की ऑफर हुई थी, ये इटसेल्फ बड़ा अजीबोगरीब जुमला था कि आपको बल्ले की ऑफर, मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे इलेक्शन कमीशन ने उनको फोन किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, हाँ जी, या उनके घर गए और उन्होंने जाके कहा होगा, ये मैं फर्ज कर रहा हूं, तसव्वुर की आंख से मैं देख रहा हूं दिलचस्पी से कि वो गए होंगे गालिबन, और उन्होंने कहा होगा अपना परवेज खटक साहब आपको निशान चाहिए बल्ले का, और आगे से परवेज खटक साहब ने कहा नहीं, बड़ी मेहरबानी, ये ऐसे थोड़ा होता है। तो वो उसका जवाब आ गया उनका, और परवेज खटक साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। परवेज खटक साहब ने तो मेरा ख्याल है कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि वो अलहदा एक जमात बनाएंगे और फिर उससे इलेक्शन लड़ेंगे। उनके लिए बेहतर है जो निशान उन्हें मिला है उसी पे लड़ें और कम से कम एक सीट जरूर हासिल। अच्छा, अगर उनको बल्ले का निशान नुखैर साहब मिल जाता तो आपको लगता है कि वो उसको फौरन एक्सेप्ट करते? फौरन करते? कमाल वो नहीं, वो तो उस सूरत में मिलता ना अगर उन्होंने अप्लाई किया होता। वही कह रही हूं ना, मतलब जो सिचुएशन वो बयान कर रहे हैं, अगर वो सिचुएशन को दरपेश आई होती। अच्छा, मैं बता रहा हूँ परवेज खटक साहब चूंकि वो भी उसका पिछली हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, इमरान खान साहब की, तो उनको बल्ले का निशान मिलने का मतलब ये नहीं होता कि वो सारी पार्टी उनके पास चली गई है। परवेज रशीद साहब को मैं फिर बता रहा हूँ, एक सीट ले जाएं तो बड़ी बात है। ठीक है, परवेज खटक साहब, सॉरी परवेज रशीद भी डाल लें इसमें, कोई बात नहीं, वो भी एक सीट ले जाए तो बड़ी बात है। नहीं वो तो ले जाते, उनकी पार्टी। ठीक है। अच्छा बड़ला साहब, परवेज खटक साहब का ये जो रवैया है, ये क्यों उन्होंने ये, वो कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं बड़ी फड़ मार दी उन्होंने, क्या रीजन थी इस वक्त में ये बात करने? वो हमेशा आपको पता है ऐसी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी फड़े मारते हैं, और फिर राना सनाउल्लाह ने तो उनका नाम ही रख दिया था तीली पहलवान। तो वो तो उनकी उन्होंने तो ठीक है, जो भी नाम तो रखा ना जी। जी। तो खटक साहब फड़े बहुत मारते हैं। देखिए अब वो ये भी दावा कर रहे हैं कि मुझे वजीर दाखिला बनाने का कहा गया था, मुझे फलां कहा गया था।
तो भैया आप रिजाइन कर देते, आपको किसने रोका था। ये जितने सियासतदान बाद में बातें करते हैं ना जुदाई के बाद, ये मेरा ख्याल है गलत बातें कर रहे होते हैं। हाँ जी, जब आप खेल के अंदर होते हैं, खेल का हिस्सा होते हैं, उस वक्त आप बोलते नहीं, बाद में आपको याद आ जाता है कि ये बंदा बड़ा बुरा था, ये फलां था, वो फलां था। ओ भाई आप उस वक्त क्यों नहीं जागते, उस वक्त इस्तीफा क्यों नहीं देते। अब हालत ये है परवेज खटक साहब की कि वहाँ जो मार धाड़ करके कुछ लोग इनकी पार्टी में धकेले गए हैं, जैसे पंजाब में पार्टियां छुड़वाई गई और पता नहीं किधर किधर बंदे धकेले गए, वहाँ भी ऐसा हुआ है कि वहाँ इस्तेकाम पार्टी नहीं, वहाँ इनकी नजरियाती पार्टी जो है खटक साहब की, उसकी तरफ बंदे धकेले गए। जब शुरू में बंदे धकेले जा रहे थे जी। तो मौलाना फजल रहमान ने इतराज़ किया और मुक्तदरा को एक पैगाम दिया कि जनाबे वाला ये आप क्या कर रहे हैं, वादा तो हमारे साथ है, तो ये खटक को किधर बंदे दिए जा रहे हैं। सही। वो खटक साहब बंदे ले के भी वहाँ, ये नुखैज साहब ने दुरुस्त कहा है कि वो अपनी सीट भी जीत जाए तो बड़ी बात है। वो मुश्किलात में है, और जब बंदा मुश्किलात में होता है ना तो फिर औंगियाँ भोंगियाँ बहुत मारता है। ठीक हो गया। अच्छा नुखैज साहब, जरदारी साहब ने पीटीआई को एक मशवरा दिया है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे आप किसी पेपर में फेल हो जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि अभी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर हमने बहुत से रियलिटी शोज़ भी देखे हैं जिसमें सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स और ये सारे होते हैं, सुनते अभी आपको और मेहनत की ज़रूरत है। एक बार का इक़्तिदार तो वो काट चुके हैं, किस मेहनत का मशवरा दे रहे हैं जरदारी साहब उनको? मेरा ख्याल है जरदारी साहब उनको उस मेहनत का मशवरा दे रहे हैं जो खुद पीटीआई का मंशूर था पहला। आपको याद होगा टीवी पे हम देखते थे, मोची नजर आता था, वो कहता था जी मैं हूं मोची, मैं बनाऊंगा नया पाकिस्तान। इसी तरह स्टूडेंट नजर आते थे, इसी तरह कमजोर तबके के लोग, गरीब तबके के लोग नजर आते थे जो कहते थे हम बनाएंगे नया पाकिस्तान। लेकिन जैसे जैसे जमात आगे बढ़ी, एक जलसा होने की देर थी मीनार पाकिस्तान पे, वो सब लोग एकदम स्क्रीन से गायब हो गए और उनकी जगह अशराफिया ने कब्जा कर लिया। हमने फिर देखा जहाज़ों वाले भी आ गए और बाहर से भी लोग आ गए। तो इसलिए जरदारी साहब का शायद मशवरा मेरे ख्याल में, मैं ये समझाऊं कि उनको वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब आप जिन लोगों के साथ चलें, मुखलिस लोगों को लेके चलें और मेरिट पे चलें, उन लोगों को साथ लें जो आपका साथ दे सकते हैं, उन लोगों को सब वो इलेक्टेबल्स वाले काम से निकलें। मेरा ख्याल है शायद वो ये मशवरा दे रहे हैं। और मेहनत से मुराद ये है कि थोड़ा सहारों के बगैर भी चलें। अच्छा, ठीक है, खुद मेहनत करें, लोगों से मिलें, बजाय इसके कि कौन से सहारों की बात किसी के बलबूते पर मीनार पाकिस्तान का जलसा ना करवाएं। और ऐसे तो सबके स्पॉन्सर्स होते हैं, वो उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि आप ना करें। अच्छा, मैं ये तो नहीं कह रहा कि स्पॉन्सरशिप में ना पड़े, स्पॉन्सरशिप में ना पड़े, कम से कम स्टार्ट में स्पॉन्सरशिप में ना पड़े। स्टार्ट से मुराद अब तो पानी बहुत सारा पुलों के ऊपर से गुजर गया, पुलों के नीचे से, यहाँ तो खैर ऊपर से भी गुजर गया। तो अब मेहनत करें और दोबारा से अवाम का एतमाद। बड़ला साहब किस मेहनत की बात कर रहे हैं आपकी नजर में? वो मेहनत जो वो जरदारी साहब खुद करते हैं, हर दफ़ा समझौता करते हैं, हर दफ़ा स्पॉन्सर ढूंढते हैं, हाँ जी, हर दफ़ा फिर अपने आप का सिंध जो है वो पक्का करते हैं। हाँ जी। तो देखिए आसिफ अली जरदारी जो हैं वो इमरान खान को तो मशवरा दे रहे हैं, खुद उनके 3 बेटे हैं जो वो 2 मुंह बोले बेटे कहते हैं। वो कहते थे रावणवार को बहादुर बच्चा है। जी जी बिल्कुल। और पंजाब का जो पंजाब का जो वज़ीर आला है उसको कहते थे, परवेज़ को कहते थे वो तुम्हारा रिश्तेदार है, मेरा पुत्र है। तो वो दोनों तो नाखल्फ निकले या नाफरमान निकले। तो जो अपना बेटा है उसके बारे में वो कहते हैं नालायक है, अनट्रेंड है, इसकी ट्रेनिंग होने वाली है। तो मेरा ख्याल है पहले वो अपने घर से ट्रेनिंग कर ले, फिर दूसरों को मशवरा दे। और लोगों को पता है कि आसिफ अली जरदारी जब बहुत बड़ी धमकी लगाते हैं तो फिर उसके बाद कहाँ चले जाते हैं, फिर दुबई जाके डेरे लगा लेते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं कि तपश कम हो सूरज की तो लौटे। तो वो खुद एक ऐसे परिंदे की तरह जो खुद सहारा ढूंढते हैं। ठीक है। अच्छा नुखैज साहब, सुमेरा, जरदारी साहब तो किसी को अपना बेटा कहते हैं और फिर उससे मुकर भी जाते हैं, तो उधर भी ध्यान देना चाहिए। किसी ने परवेज इलाही साहब को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था। इस तरह की तो फिर बहुत से मिसालें मेरे बताने का मकसद ये है कि हर पार्टी के पास है ना, लिहाजा किसी एक की तरफ हम उंगली कर रहे हैं तो थोड़ा देखना पड़ेगा। नहीं, इस तरह की एग्जांपल्स तो फिर मंजे हुए। देखे वो तो आसिफ अली जरदारी ने कातिल लीग भी कहा था काफ लीग को
यहाँ बेटों की बात हुई। साहब इस तरह की मिसालें तो फिर उन लीडरान के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ मैं कह रहा हूँ सबकी हैं उन लीडरान, नहीं फिर आप उनकी भी मिसाल देना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब आप एक मिसाल देंगे तो 4 मिसालें और ज़हन में रख के देना। नहीं 4 ही ना दी आपने, एक मिसाल दी ना, बाकी भी मिसालें देना। नहीं ये बच्चों की बात हो रही है, यहाँ तो दूसरी बात नहीं हुई। इस तरह की वो मैं कह रही हूँ कि ये तो बच्चों की बात है भाई, उसका एक बच्चा सिंध में, एक यहाँ, एक अपना बच्चा उसका। अच्छा नुखैर साहब, मैं जरदारी साहब ने चूंकि ये बात की है, हमारा खैर टॉपिक तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे आपका मशवरा इस पे ज़रूर लेना चाहूँगी, एनालिसिस आपका, कि जरदारी साहब ने उनको तो मेहनत की जो है वो तलकीन कर दिया कि आप मेहनत करें मज़ीद, और फिर हम उनके बारे में ये भी सोचते हैं मुफाहमत के बादशाह और मंझी सियासत करते हैं, तो वो क्यों काफ़ी अरसे से सिर्फ एक ही सूबे के ऊपर विराजमान होकर बैठे हुए हैं, बाकी जो है वो सूबों की तरफ उनकी तवज्जो कम है, और वो क्यों अपना एक मंझे हुए सियासतदान की रविश पे नहीं चल रहे हैं? वो नहीं, वो पंजाब में भी मुतहर्रिक हैं। बात यह है कि जो एक लीडर होता है उसकी तो ख्वाहिश होती है कि पूरे पाकिस्तान में उसकी पार्टी मकबूल हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसकी तरफ वो तवज्जो नहीं देते हुए, इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, ये तो उनसे पूछना चाहिए ना कि आप क्यों तवज्जो नहीं दे रहे। नहीं तो वो एक सूबे के ऊपर इत्तेफाक करके बैठ गए। असल नहीं, एक सूबे पे ही शुक्र करें, एक सूबा बच गया उनके पास, वरना ये भी नहीं रहना था। अब की बार जो हालात हैं इसी से वो तंग आए हुए थे, और शिकायतें भी उन्हें इसीलिए थी कि अब की बार कहीं ये ना हो कि ये सूबा भी चला जाए। लेकिन अब हैरत अंगेज बात ये हुई है, अगर आपने बिलावल की तकरीरें सुनी हो जी जी, तो उन्हें, मुझे लगता है उन्हें ये एहसास होने लगता है, हो रहा है कि अब उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड आ रही मिल गई है। ठीक है, इस पे हम और ये कैसे उन्हें पता चल रहा है, ये किस बुनियाद पे वो उन्हें ये इत्मीनान हुआ है, ये मुझे कबल अज़ वक्त लगता है कि मैं इस बारे में कोई नहीं इस पे हम करेंगे, इस पे हम इजहार नहीं करें, इस पे हम एनालिसिस तो अपना दे सकते हैं ना। चले बड़ला साहब, नईम बुखारी साहब ने बड़ी जो है वो अचंभे वाली बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने चेयरमैन पीटीआई से ये कहा था, सॉरी एक्स जो चेयरमैन पीटीआई है उनसे मैंने ये कहा था कि बाबर और फवाद से बचना है। फिर उन्होंने घड़ी बेचने और असम्बलियाँ तोड़ने से भी मना किया, कहते मैंने उनको, और मेरी बात वो नहीं माने हैं इसलिए वो जेल में हैं। और नवाज शरीफ साहब के बारे में तो खैर उन्होंने ये कहा है कि उनको पहले की तरह वोट नहीं मिलेगा, लेकिन मैं खान साहब के बारे में ये पूछना चाहूँगी कि ये बातें उन्होंने अब ये बयान की हैं और इलेक्शन के इस टाइम पे वो ये बातें कर रहे हैं। ठीक है, आउटस्पोकन है वो, लेकिन आपको लगता है कि इस वक्त उन्हें ये बातें करनी चाहिए? साहब इस तरह की बातें करते हैं हमेशा। गुजारिश ये है कि वो टिपिकल लाहौरिये हैं और सही आपने फरमाया कि वो खुल के बातें करते हैं। हाँ जी, ये देखिए, अगर हम एक ब्रॉड बेस उसको देखें चीज़ को, तो वो 2 वकला की तरफ इशारा है। तो चूँकि नईम बुखारी साहब खुद भी वकील हैं, हो सकता है वकीलाना मुखासमत हो, लेकिन खान साहब के साथ तो नहीं है ना उनकी। नहीं, खान साहब के साथ तो नहीं, लेकिन ये बातें तो देखिए सिर्फ नईम बुखारी नहीं, चौधरी परवेज लाई भी कहते थे और लोग भी कहते थे कि खान साहब असम्बलियाँ ना तोड़े। और वो आपने परवेज लाई की ऑडियो भी सुनी होगी जो फवाद चौधरी के बारे में उन्होंने कही थी, जो बातें की थी कि फवाद चौधरी सर पे चढ़ा होता था हर वक्त कि जी तोड़ दे असम्बलियाँ, ये हाल है हमारा। तो वो खैर वो तो नईम बुखारी साहब की बात दुरुस्त है। बाकी लाहौर की वो नब्ज जानते हैं, लाहौर के वोटर का मूड जानते हैं। जो उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में कहा ये भी दुरुस्त है कि लाहौर का वोटर ज़ाहिर है किसी और तरफ देख रहा होगा। बिल्कुल सही। तो नईम बुखारी की बातों को अक्सर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बड़ला साहब घड़ी की उन्होंने बात की, तो इसका मतलब ये सारा मामला जो है वो खान साहब के नोटिस में था। देखिए, घड़ी की जो बात है ना, मैं समझता हूँ कि जब कोई भी इंसान, इमरान खान नहीं कोई भी, जब आप इक़्तिदार में आ जाएं तो फिर आप अपने घर वालों की बातें मानने से इनकारी हो जाएं। ठीक है, चूँकि आपके अजीज़ो अकारब घर वाले वो यहाँ एक ऐसे वो मतलब ब्लैकमेलिंग करते हैं या चीज़ों को अफसरान पे रोब डालते हैं या इस तरह की बातें मतलब करते आपको उनकी बात यहाँ ऐसे भी वज़ीर आज़म गुजरे कि जिनकी बहन ने ये कार्ड छपवाया हुआ था कि सिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर फलां फलां फलां। जी 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 जी, ठीक है। तो इस तरह की मेरा ख्याल हरकतों से बचने के लिए ना ये ज़रूरी है कि आप अपने रिश्तेदारों से मुंह मोड़ें और इक़्तिदार जो है उसको सही तरीके से अंजाम दें। इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि नवाब ऑफ कालाबाग जो थे वो बहुत दुरुस्त किया करते थे। ठीक हो गया। वो गवर्नर उसमें दाखिल ही नहीं होने देते थे अपने बच्चों को, बिल्कुल वो कहते थे नहीं।
और बहुत समझदार लोग ये बातें करते हैं कि भाई मेरा कोई रिश्तेदार कोई अजीज फोन करे, आपने काम नहीं करना, आपने उसका काम नहीं करना, सिफारिश कोई भी नहीं मानी। ठीक है, इसके ऊपर नजायज काम तो नहीं करना चाहिए। इस पे हम नुखैस का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से हम अपनी डिस्कशन का करेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। नुखैस साहब, आप क्या कहेंगे? नईम बुखारी ने जो भी बातें की हैं, इस टाइम पे आपको लगता है कि उनको ये बातें करनी चाहिए थी? मुझे ये क्या मतलब हुआ कि इस टाइम मुझे क्यों ना लगे कि वो ना बातें करें? मतलब शायद खाकान अब्बासी बातें करें इस वक्त हैं, और दीगर जो नून लीग का कोई रुकन जो है मुनहरिफ दानियाल अजीज बातें करे इस वक्त, लेकिन नईम बुखारी को चाहिए कि वो बातें ना करें। नहीं, हमने तो उनकी भी डिस्कशन की थी कि ये टाइम नहीं है बात करने का ना, इलेक्शन सर पे हैं और आप अपनी पार्टी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो उस वक्त आपने कहा था कि नहीं, ये इसलिए नहीं है, ये छोटे मोटे शिकवे ये आप कर रहे हैं, इलेक्शंस की वजह से नहीं है, असरअंदाज नहीं होता। मैं आपको एक बात, नईम बुखारी का तो टिकट का भी मसला नहीं है। सुन लेना, अब मैं तो बता रहा हूँ ना, नईम बुखारी साहब ने जो कुछ कहा है ना नवाज शरीफ के बारे में, उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि नईम बुखारी साहब तो है पीटीआई के। सुने जी, एग्जैक्टली, मैंने यही बात, इसलिए हाँ हम वो पॉइंट देंगे जो उन्होंने खान साहब के बारे में। नहीं, तो वो नवाज शरीफ के बारे में कह रहे हैं, वो भी उनके एंटी है, उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा उनको इतने वोट नहीं। नवाज शरीफ के तो एंटी हैं ही वो। हाँ जी, शाहिद खाकान अब्बासी अगर नून लीग के खिलाफ बयान देंगे तो वो फोकस होगा ना उस पे हमारा। बिल्कुल ऐसे वो इमरान खान के खिलाफ तो बयान देते ही रहते हैं। एग्जैक्टली, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। इसलिए नईम बुखारी साहब की वो बातें जो उन्होंने खान साहब के खिलाफ की हैं, वो इस वक्त हमारा मौजू होनी चाहिए। जी जी, मेरा मौजू तो मैंने भी वही बात की। ठीक है, मैं उसी के बारे में पूछ रही हूँ। ठीक है, हाँ जी। उन्होंने कहा कि घड़ी के बारे में खान साहब को मशवरा दिया था कि आप घड़ी ना बेचें। ठीक है, लेकिन खान साहब ने कहा कि मैं घड़ी बेच के और सड़क बनवानी है। अब ठेकेदार बने हुए थे। इसका मतलब है घड़ी बेचने वाले वाकये का नईम बुखारी साहब को पता था। एग्जैक्टली, यही बात मैंने बड़ा सबसे की, उनको पता था। फिर उन्होंने कहा जी अलकादिर यूनिवर्सिटी में जब ट्रस्टी बन रहे थे, मैंने उस वक्त भी मना किया कि आप ये काम ना करें। बिल्कुल सही है। फवाद चौधरी के बारे में उन्होंने कहा, वही जो बाबर अवान साहब के और फवाद चौधरी साहब के बारे में जो आप बात कर रहे थे ना इससे पहले चौधरी परवेज इलाही की, वो जुमला उनका बड़ा मशहूर हुआ था, मैं क्या सी इस मोटे नू गल्लां च ना आ जाए, कोई इस टाइप का जुमला था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नईम बुखारी साहब उस तमाम प्रोसेस से वाकिफ थे कि उस वक्त क्या हो रहा था। ठीक है, और वो बालफाजे दीगर वो उस पर मोहर लगा रहे हैं कि खान साहब घड़ी बेचने का इरादा रखते थे। यहाँ दो बातें हो गई, एक तो आपने बता दिया कि वो इस बात से वाकिफ थे। जी जी। दूसरी बात कि इमरान खान साहब भी वाकिफ थे कि घड़ी बेची जा रही है। जाहिर है, ये जो मासूमियत के पर्दे में हम कहते हैं ना, वो देखे ना, वो तो बुशरा ने कर दिया, वो तो बेचारा मासूम है, वो तो चूचा, उन्होंने की पता, वो तो रोटी को चोची कहता है। हो सकता है मामले की नजाकत उनको ना पता हो कि अगर वो बुशरा भी ये सारा काम कर रही है। वाला मामला है ना, ये तो कमाल जुमला है ना, ये तो पल्ले से डाल के किसी को कहते हैं हो सकता है, उसे नहीं पता। वो तो कह रहे हैं पता था, मामले की, आपके मामले की नजाकत का हो सकता है रात को फिर ख्वाब आ गया हो, लिहाजा उनको पता था घड़ी में वो क्या कर रहे हैं, उनको पता था वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उनको पता था बाहर से पैसे आएंगे और मनी लॉन्ड्रिंग करके जहाज से भेजा जाएगा, जहाज से वापस प्राइवेट जेट से आएंगे पैसे। लिहाजा इसके तमाम तर कसूरवार इमरान खान है, इस पे मोरे तस्दीक शब्द किए उन्होंने नईम बुखारी ने। आज नईम बुखारी साहब को हमने लेना भी था लाइन पे, लेकिन मुझे प्रोड्यूसर ने बताया जी कि उन्होंने कहा कि मैं इस मामले पे बात नहीं करना चाहता। कहीं से कोई दबाव आ गया होगा या खुद उन्हें एहसास हुआ होगा कि मैं क्या बैठा हूँ, क्या तो बैठे हैं, वीडियो बन गई। आप दूसरा अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट वाला, हाँ जी, उन्होंने कहा मैं मना करता रहा हूं कि ये ट्रस्ट, इसमें ट्रस्टी जो है ये ना आप काम करें, तो ट्रस्टी ना हो। फिर वही काम किया गया, इसका मतलब फिर उन्हें पता था, फिर वो सब कुछ बता रहे थे। नईम बुखारी जैसा वकील अगर किसी को कुछ बता रहा होगा, उसके बाद भी बंदा मासूम रहता है कि मुझे कुछ पता नहीं था। बिल्कुल सही, लिहाजा उन्हें सब चीजों का पता था। ये बड़े बड़े पोल खोले हैं उन्होंने। बल्ला साहब वाकई ये पोल खोले हैं, या जो मैं नुखैस साहब से बात कर रही थी आर्ग्यूमेंट में कि हो सकता है उन्हें मामले की नजाकत का ना पता हो, नहीं, तो ये कैसे हो सकता है कि उनको ना पता हो? देखिए, एक चीज है, तोशा खाना से खरीद ली गई, तोशा खाना से जब खरीद ली गई तो उनकी मलकियत हो गई, वो उसको रखें, बेचें, तोड़ दें। प्रोसीजर है ना, एक प्रॉपर एक तरीका है। प्रोसीजर गलत हुआ है सर, प्रोसीजर अपना नहीं, प्रोसीजर के तहत खरीदी गई, नहीं खरीदी गई तोशा खाने से, यही तो बात है। यही आप तोशा खाना के इंचार्ज हैं। मैं आपको केस बताता हूँ पूरा, मैं इंचार्ज नहीं हूँ, मैं केस बताता हूँ। जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया ना। और यहाँ ऐसा भी हुआ कि वो जो पोल नहीं अभी तक खुल रहे, वो भी खोले ना, वो हाई कोर्ट ने लिस्ट मांगी हुई है, क्यों नहीं दे रही हुकूमत? वो दे देनी चाहिए भाई। यहाँ तो लोगों ने गाड़ियां ली प्रोसीजर को अडॉप्ट किए बगैर, इतना ज्यादा वावेला मचा और वो गाड़ियां बेच भी दी। आप सुन ले पहले, फिर आपके इल्जाम का जवाब। सुमेरा, मैंने पहले भी बताया था, तोशा खाना में घड़ी गई नहीं,
एक घड़ी आई जो तोशाखाना में जाए बगैर खान साहब ने कहा था 50% रकम दे के कानून मंजूर किया था। जी बिल्कुल। खुद उन्होंने 20% अदा किए उस कानून को नाफिज करने के बाद, और घड़ी बेचने के बाद उसकी रकम जमा कराई गई। घड़ी तोशाखाना में किसने उसकी इवैल्यूएशन की? ठीक हो गया, ठीक। स्टेट बैंक या ये करता है ना जी FBR, हाँ जी, उसकी इवैल्यूएशन किसने किया? उसकी इवैल्यूएशन उन जो इल्जाम लगाए हैं उन पे, उनको पढ़े तो सही, उसकी डिटेल तो देखें वो क्या कह रहे हैं। महज ये नहीं कि घड़ी उन्होंने बस बेच दी उनकी मर्जी। यस, जो घड़ी ले ले उसकी मलकियत है, वो बेच सकता है, बट घड़ी बाहर बिकी, उसके पैसे किस चैनल से आए हैं? किसी बैंक से आए हैं? बिल्कुल सही। या थैलों में भर के आए हैं? वो कुछ तो पता नहीं। वो तो जिसने खरीदी उसने आके सारे पोल खोले तो बात पता चली। अच्छा नुखैर साहब, अगला हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। इलेक्शन की बात चुके हम कर रहे थे, बाकी पार्टीज भी ज़ाहिर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, सिर्फ PTI ही नहीं है, उनके अपने मसाइल हैं, उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, स्क्रूटनी का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। 4 से 5 दिन है स्क्रूटनी के अमल के लिए। मखसूस नशिस्तें भी हम देख रहे हैं कि अपनों को नवाजने का सिलसिला हमेशा की तरह जारी है। तो नुखैर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार आपको लग रहा है कि तमाम पार्टीज को यकसा मौके मिल रहे हैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के? लेवल बिल्कुल यकसा मौके मिल रहे हैं, मेरी बात सुनो। और इतना बड़ा झूठ बोल रही है PTI, मैं हैरान हूं। आपको मैं बताऊं, यहीं इसी प्रोग्राम में डिस्कस हुआ था, हमने तस्वीरें भी दिखाई कि बेचारे बिलाल विरक को मारा गया। जी जी बिल्कुल हुआ। उससे कागजात उनसे छीन लिए, याद आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और क्या हुआ? 2 बार डिस्कस हुआ। उनके भाई को जो है वो अगवा कर लिया गया या फिर बिलाल विरक को जख्मी किया गया, फिर उनकी तस्वीरें आई। जी जी। PTI के ऑफिशियल अकाउंट से ये तस्वीरें शेयर हुई। बिल्कुल ऐसा है। और बताया गया कि ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। आपको बात बताऊं, आप हैरान हो जाएंगी। बिलाल विरक की बेगम ने ट्वीट किया है कि ये तस्वीरें तो मेरे हस्बैंड का कुछ अरसा पहले हादसा हुआ था, ये तो उसकी हैं। रियली? आप चलवाएं यहाँ पे। अच्छा। वो तस्वीर प्रोड्यूसर साहब को कहें चलवाएं। और उनकी बेगम ट्वीट कर रही हैं। ठीक हो गया। और PTI का मीडिया सेल जो है, ये उनकी 8 दिसंबर की फेसबुक पोस्ट भी है, जिस बिलाल विरक ने बताया हुआ है कि मेरा हादसा हुआ है, अल्लाह ताला ने बचा लिया। स्क्रीन पे चला भी रहे हैं उसको, ठीक है। और अब उनकी बेगम की ट्वीट भी आ गई है कि ये तो हादसा हुआ था, ये किसने लगा दिया कि जी हमें मारा गया और पुलिस ने छीने। तो इस कदर प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा करके अपने हक में हमदर्दियां हासिल की जा रही हैं। नहीं तो शर्म आनी चाहिए उन सहाफियों को जिन्होंने, जिन सहाफियों ने ट्वीटें कर बैठ गए, उनको शर्म आनी चाहिए। भाई अभी लतीफ खोसा की बहू और बेटी को जो पुलिस वाले अगवा करके ले गए, वो क्या खुद गई हैं? सर नंबर 2 बिलाल विरक का क्या हुआ? पहले नंबर 2 उसकी तस्वीर गलत हो सकती है, लेकिन उनके साथ जो कुछ भी हुआ जो कुछ नहीं, उस तस्वीर में बताया गया कि ये देखें क्या हाल आप शेख इम्तियाज की बीवी की वीडियो भी चलाएं, पता चले कि किस तरह पुलिस जुल्म कर रही है। ओ भाई, यहाँ तो इतने जुल्म हुए कि RO के सामने से SHO उठा के फाइल भाग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो सिविल कपड़ों में वो आते हैं। ये जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, उसके बावजूद देखिए वो जो 13 लाइन लगी हुई थी ना, वो पार्टी के कम हुए, PTI के सबसे ज्यादा लोगों ने जमा कराए हैं। इस्लामाबाद की 3 कैसे जमा करा दिए? उनसे तो लोग छीन रहे थे। में अपने दम पे कराए ना, वकीलों को साथ लेके गए, सिक्योरिटी साथ लेके गए, उसके बावजूद उन्होंने जमा करवाया। फिर अदालतें खुली। देखिए लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर बेंच और मुल्तान बेंच 2 रोज छुट्टी के बावजूद इसलिए खोला गया कि जहां प्रॉब्लम है वहां जो है बताया जाए, ताकि दरखास्तें जमा हों, कागजात जमा हों। उस वजह से हुआ। इस्लामाबाद में 3 सीटें हैं कौमी असम्बली की, 208 दरखास्तें जमा हुई हैं और उनमें से 192 PTI के लोगों की हैं। जी नुखैर साहब, 13 लोगों की लाइनें लगी हुई थी। एक ही सांस में आप ये कह रहे हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, उनके कागजात नहीं जमा कर रहे। पहले तो छीने गए ना, पहले की बात कर रहे हैं ना, बाद में कोर्ट आ गई, छीनेंगे उसके ऊपर फिर मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, बाद में कोर्ट आ गई। कोर्ट कैसे आ गई? कोर्ट ने कोई उन्हें प्रोटेक्शन दी है? बंदे दिए उनके साथ? कोर्ट ने बिल्कुल प्रोटेक्शन दी। कैसे? मैं समझना चाह रहा हूं ना, बंदे कैसे? कोर्ट ने 4 बंदे हर एक के साथ लगा दिए। कोर्ट बहुत से लोगों को प्रोटेक्शन दे सकती है, क्यों नहीं दे सकती? दे सकती है, मैं ये पूछ रहा हूं। वो जो RO है उसको अपनी नौकरी की फिक्र नहीं होती, इल्म के लिए। वो जो SHO है उसको नौकरी की फिक्र नहीं होती। इल्म के लिए पूछ रहा हूं कि उस वक्त जब ये लोग अपने और लुत्फ की बात ये है, सुन तो ले, ये जो आप कह रहे हैं, मेरी बात सुने जी, जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन कमिश्नर है उसने भी दरखास्त दी इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जनाब यहाँ का ये मसले बने हुए हैं, लोगों के मेरा सवाल तो सुन लें। सवाल मेरा ये है कि अब जब लोग दोबारा गए कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो उस वक्त उनको किसी ने दरमियान में क्यों नहीं ज़दोकोब किया?
तो भाई कोर्ट का ऑर्डर था ना, पहले कोर्ट का ऑर्डर है ना। अभी आप कहते हैं कोर्ट का, पहले एक मिनट, कोर्ट का ऑर्डर ना हो। ओ एंकर आप है या सुमेरा मिर्जा? मुझे तो आज तक ये नहीं समझ लगी। सुने, आप पूछे। अच्छा मैं सुमेरा से पूछ लेता हूँ। सुमेरा आप बताएं। अब देखें, नहीं वो कह रहे हैं मैं उनसे सवाल पूछूं। मैं आपसे पूछता हूँ, आप इनसे पूछिए। जी जी जी, वो यही पूछना चाह रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऐसा क्या क्यों जा रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं पूछ लेता हूं। हुआ कि हमारे दोस्त हैं, फिर क्या वो जो इम्तियाज चौधरी वहां पकड़ा गया था गुजरांवाला नौशहरा में, जिसने कहा मैं तो पीपल्स पार्टी का हूँ, फिर उसको छोड़ दिया। साहब आप डिनाई कर डिनाइल में तो ये जा रहे हैं। नहीं, मैं आपसे बिलाल विरक को की तस्वीर असली थी या नहीं? चले तस्वीर ठीक नहीं हो सकती, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ वो गलत था। ठीक है, कहां चिट्टे की बात नहीं है, आप डिनाई करते हैं। एक जगह नहीं, बहुत सी जगह पे छीने गए, बहुत सी जगहों पे आरओ नहीं थे। मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे सवाल है कि अब जो जिन लोगों के कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, वो क्या उनको इससे पहले क्या कोर्ट के हुक्म के बगैर पुलिस किसी को, एक सेकंड ना, सवाल सुन ले, मैं सुन रही हूं, क्या जब कोई बंदा पीटीआई का जमा करवाने जाता था कागजात नामजदगी, जी जी, तो क्या पुलिस उसे पकड़ने की मजाज थी? नहीं थी ना? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। उससे कागजात छीनने का भी कोई हक नहीं था, ठीक है। इसका मतलब है उस वक्त भी वो लाकानूनियत थी, ठीक है, आपके बकौल, ठीक है, बिल्कुल। अब कैसे कोर्ट के ऑर्डर के बाद पुलिस हट गई? अब भी लाकानूनियत दिखा देती। देखिए अब कैसे नुखैर साहब, देखिए एक चीज ये थी कि उन लोगों को प्रेशराइज करना था। मकसद सिर्फ ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन कॉन्टेस्टिंग ना करें, ठीक है ना, उनके लिए मुश्किलात बढ़ाना, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना, उनसे कागजात नामजदगी छीना, ये तो नहीं है ना जिनसे कागजात नामजदगी छीना वो इलेक्शन ही नहीं कॉन्टेस्ट कर रहे कि जहां कागजात जमा नहीं होते कोर्ट को आगाह किया जाए। हाँ जी, ये तो फिर मामला कोर्ट में आ गया ना, कोर्ट में मामला आके बदल जाता है। चलो शुक्र है, चले अदलिया का भी तो कोई एहतराम है ना साहब। शुक्र है आज के दिन में कोर्ट पर आपका एतमाद तो बहाल हुआ। मेरा तो देखिए ना, अदालतें अच्छा काम करेंगी, अच्छा स्टेप लिया जाएगा। अच्छा काम क्या मतलब? आपके हक में करेंगी? हक की बात नहीं है, हक की बात नहीं है। देखिए बुनियादी हक है हर किसी का कि वो इलेक्शन लड़ सकता है, वो अमीर हो, वो गरीब हो, वो किसी भी पार्टी से हो, वो मिनॉरिटी से हो, इलेक्शन लड़ना हर एक का हक है। मुजरिम ना हो, जो भी हर्डल हो, खौफनाक जराइम में मुलजिम ना हो। नहीं, ये देखिए खौफनाक जराइम में मुजरिम ना हो। बता रहा हूँ, अभी लतीफ खोसा की बहू और बेटी का भी क्या कौन सा जुर्म था? हाँ जी, उनको उठा लिया गया। मेरे पास मैंने ये खबर सुनी है, मेरे पास तफसील नहीं है। हमारे पास है ना, तो आप बताएं। नुखैर साहब आपने वीडियोस नहीं देखी? मुझसे पूछ रहे हैं कि उनका क्या जुर्म है, तो अगर तफसील है तो भाई वो कागजात ही तो जमा कराने गई थी। कोई नहीं, अब आप आज आपने ये कहा है, कल देख लेते हैं कोई तहकीक करके। नुखैर साहब आपकी नजर से कोई वीडियोस नहीं गुजरी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की कोई वीडियोस आपके सामने नहीं गुजरी? गुजर रही हैं, सुने जो न्यूज गुजर रही हैं, आपने एक तस्वीर को डिनाई कर दिया, इतनी मैनिपुलेशन करके वो न्यूज फैलाई जा रही है। कहां की ईंट, कहां का रोड़ा, कहां की तस्वीर, कहां लगा के कहां चिट्टा ही रहना। बिलाल विरक का कहां चिट्टा आपने किया हुआ है कि मैंने किया है? आपने हरा कर दिया कि सारा काम। नहीं, बात सिर्फ ये हो रही है कि तस्वीर गलत हो सकती है, लेकिन भाई वो सारा मेरी एक बात का जवाब, मौके को बताया जा रहा है, उस तस्वीर का मौका, वो सब गलत। मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। आपने वीडियोस देखी कि जहां पर लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये देखें सिविल में लोग फिर रहे हैं, ये एसएचओ साहब है, ये हमारे पुलिस के नुमाइंदे, और जो बात कर रहे हैं वो बड़े ऑथेंटिक बंदे हैं। उनमें मेरी बात, और आरओ साहब उनको वहां से जाने के लिए कह रहे हैं। सुने वो वीडियोस मैंने देखी हैं, मुझे नहीं पता वो वीडियोस बनाई किस तरह से गई हैं, कैसे मौके पे जाके वहां पे वीडियो, मौके पे कैसे नुखैर साहब जब एक नुमाइंदा जाएगा, नुखैर साहब जब एक उम्मीदवार जाएगा उसके साथ जो सलूक होगा तो अगले मोबाइल खोलना, कैमरा खोलना आजकल कोई मुश्किल मैं ये बता रहा हूं, इसको फैक्ट चेक करेंगी तो बहुत से मुकरा साथ होते हैं। ये प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं विहाड़ी से हूँ, तीन वीडियोस तो मैंने अपने विहाड़ी से खुद ऑथेंटिकली चेक की हैं। हुआ है ऐसा, इट डजंट मीन के साइड ले रहे। वो पता हुआ ऐसा, वो उन नहीं हुआ क्या मतलब? जब आरओ साहब ने उनको शटअप कॉल दी, वहां से जाने का कहा, तब वो लोग गए। बिल्कुल, मैं समझा नहीं, दोबारा कहें। वहां पर आए हैं एसएचओ, उनके साथ पुलिस एहलकार थे, सिविल में थे, मुंह लपेटे हुए थे, लेकिन वहां के मुकामी लोग तो उनको जानते हैं ना, उनको पहचानते हैं। उन्होंने निशानदेही किया और आरओ साहब ने उनको शटअप कॉल दिया और वो वहां से ऐसे होकर निकल गए और फिर इस बात के ऊपर एहतजाज भी किया गया। उसके बाद आरओ साहब ने उनसे एक्सक्यूज किया, उन्होंने कहा आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं यहाँ पर सिक्योरिटी खड़ी करूंगा, यहाँ को कोई नहीं आएगा, जिसने अपने कागजात जमा कराने उसको फुल सिक्योरिटी। आप ये कह रही हैं कि आरओ साहब के कहने पे एसएचओ साहब चले गए? जी बिल्कुल, आए वो उनसे कागजात छीनने थे। बिल्कुल
बिल्कुल ठीक है, उस छीना वहां से तो वो चले गए, लेकिन तो वो अगले चौक पे पकड़ के उन्होंने छीन नहीं लिए, या अगले चौक पे भी आरओ साहब बैठे हुए थे? नुखैस साहब नहीं, वो फिर वकील थे भैया, पूरी वीडियो फिर आप देखिए, देखिए, पूरे उन्होंने वहां पर जमा कराए कागजात, रसीद ली उन्होंने। ये जो जब आपके साथ लोग जाते हैं तो आप कहते हैं जी हमने पुलिस को पीछे हटा दिया, यहाँ तो वकीला को भी गिरफ्तार किया गया, एग्जैक्टली, वो जो कागजात जमा कराने वकील भी गिरफ्तार। अब आप एंकर हैं, मुझे बताएं बरलास साहब, अब आप सुमेरा से सवाल करें, मुझसे जवाब लें। मैं तो सवाल कर ही नहीं रहा, मैं तो बता रहा हूँ भाई, यहाँ तो वकीला भी गिरफ्तार हुए। चलें बरलास साहब, अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। नुखैस साहब जो है ना वो नहीं मानना चाह रहे कि उनके साथ कोई भी जबरदस्ती हुई है या फिर उनसे कागजात छीने जा रहे हैं। मान गए हैं बिल्कुल सच। देखें, आपने पिक्चर की बात की, हमने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, तस्वीर ठीक नहीं हो सकती। जब ये समझ, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन जब ये समझ लिया जाए कि सारा सच मुझी पे आश्कार हो गया, ये सबसे बड़ी गलतफहमी से निकले। किसी ने आके डिनाई किया कि नहीं जी हमसे कागजात नहीं छीने गए, ये आपके सामने इसने क्या कहा है? बिलाल विरक, तस्वीर की बात की, बिलाल विरक ने कहा मुझसे कागजात छीने गए हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ किसने डिनाई किया जब जिनसे छीने गए। अच्छा, जिसका मैं जिक्र करता हूं वहां पे छलांग लगानी है। आपके पास सिर्फ बिलाल विरक की एक तस्वीर, बिलाल विरक की ऑफिशियल चैनल मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूं, ऑफिशियल अकाउंट से पीटीआई के जो कुछ कहा गया, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि ठीक है वो तस्वीर गलत हो सकती है। अच्छा ठीक है, नहीं कहना, इस पे कुछ टाइम लगाना है, वो तो आप इसमें माजरत करके जलसों की तस्वीरें नहीं निकल जाना, वो जिनकी है वो माजरत, जिन्होंने लगाई है पीटीआई वाले वो माजरत करें। अच्छा, पीटीआई की जो अब हम मखसूस नशिस्तों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये बात हो रही थी कि मरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बरलास साहब पीटीआई जब हम मखसूस नशिस्तों की बात करते हैं तो उसमें अगर हम सरनेम चेक करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि ये किसकी वाइफ हैं, ये किसकी बेटी हैं, ये किसकी बहन है, और उनको खूब नवाजा जाता है। तो क्या ऐसे लोग जो हैं, आपको लगता है कि ये कोई मयार है इनको सेलेक्ट करने का, क्योंकि इसमें तो सारी सिलेक्शन ही होती है ना? अच्छा देखिए, पीटीआई तो उभर के आई ना सामने, ये जो 2018 के इलेक्शन थे इसमें अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुआवजा करें ना तो उसमें ये साफ नज़र आता है कि मुस्लिम लीग नून हमेशा अपने ख़ानदान की औरतों को मुसल्लत करने की कोशिश करती है। बहुत कम ऐसा होता है कि वर्कर्स को आगे लाया जाए। जी जी। जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो ख़वातीन के काम को देखती है, उनके सियासी काम को देखकर उन्हें मखसूस सीटों पर आगे लाती है। ठीक हो गया। पीटीआई भी ऐसा ही करती होगी या करती है, क्योंकि पीटीआई में भी अभी ये नहीं हुआ कि फ़लाँ की भांजी आ जाए, फ़लाँ की बेगम आ जाए, फ़लाँ की भतीजी आ जाए। अब मसलन नून लीग को देखें ना कि ख्वाजा आसफ साहब की बेगम भी लिस्ट में शामिल हैं, उनकी भांजी भी लिस्ट में शामिल हैं, मरियम औरंगजेब हैं, उनकी वालदा भी शामिल हैं। अब उनकी खाला की तो डेथ हो गई, नजमा और हमीद साहबा की। इसी तरह आप देखें कि बेगम इशरत अशरफ हैं, उनकी बेटी ज़ेब जाफ़र है, अब उनकी कज़न माहिजा हमीद भी हैं, इसी तरह और हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो आपके लिए सियासी औरतें जो बेचारी जुलूसों में डंडे खाती हैं जुलूसों में, या गरीब तबके से है, उनको तो आप नज़रअंदाज करते। ये जिन औरतों का मैंने नाम लिया है ये सारी इनका ताल्लुक कोई गरीब तबके से है, तो ये एक दरवाज़ा था औरतों की मखसूस सीटों के हवाले से कि गरीब तबका इस रास्ते से और खवातीन के इश्यूज जो हैं उनको एड्रेस किया जाए। लेकिन यहाँ तो बाबा आदम ही निराला है, यहाँ तो अपने जो घर के अफराद हैं उन्हें ही मसलत किया जा रहा है। तो ये मेरा ख्याल है एक तरह से गलत डिसीजन है नून लीग के, उन्हें अपने डिसीजन पे गौर करना। ओवरऑल तमाम पार्टीज की अगर हम बात करें, वो तो खैर नून लीग की बात करें, अगर हम तमाम पार्टीज की बात करें तो आपको लगता है कि ये जो मखसूस नशिस्तों का जो कोटा होता है, स्पेशली अगर हम खवातीन की बात करें, तो इसका कोई स्टेटस है, इसका कोई अच्छा रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट है? जी बिल्कुल है, और ये इसलिए होता है जिस तरह एक पार्टी अपने वर्कर को, उस वर्कर को जिसने पार्टी के लिए बहुत सारी खिदमात दी हो, या वो वर्कर जो पार्टी के लिए बहरहाल एक बेशक माशी एतबार से ही मजबूत साबित हो, इलेक्शन लड़ना होता है ना, तो उनको वो टिकट देती है। ठीक है, तो क्या मखसूस नशिस्तों के लिए ऐसी खवातीन को टिकट नहीं देना चाहिए जो उनकी पार्टी के लिए मुफीद हो? नहीं, जब वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं फिर तो नहीं देना चाहिए। सुने, नहीं मेरी बात सुने, हुआ ना शाह महमूद कुरैशी की बेटी ने नहीं लड़ा इलेक्शन, ठीक है ना, जहांगीर तरीन साहब का बेटा नहीं इलेक्शन लड़ा, तो ये कहना वो तो जनरल इलेक्शन लड़े, जनरल इलेक्शन की बात है ना, कि जब वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनके रिश्तेदारों को मखसूस नशिस्तों में भी सुन ले, मखसूस नशिस्तों में भी सुन ले, आपको जो पार्टी के जो खवातीन आपकी पार्टी के साथ होती हैं, हाँ जी, आपके लिए काम करती हैं, आपने उनको शामिल, मैं मिसाल एक देता हूँ, इसमें जनरल इलेक्शन की भी बात सामने आ जाएगी साथ। मैं हूँ, मेरा बेटा कहता है जी मैंने
मीडिया में आना है। हम में से कोई कहेगा कि ना आए? आपका बेटा, किसी का बेटा कोई कहे कि जी मैंने अपने बाप वाले बिजनेस में जाना है या बाप वाले जॉब में जाना है, तो वो इसलिए ना जाए क्योंकि बाप वो जॉब करता है। वो तो हाँ, ये है कि मैं उसके लिए कोई सिफारिश ना करूं, मीडिया इज मैं उसे मेरिट पे लाऊं, मैं उसे आवाम को सर्व नहीं करना। सर सुने ना, सियासत में आपने आवाम को सर्व करना है, मिसाल दिया, उसके लिए आपको आवाम के मसाइल का पता होना चाहिए। मिसाल दिया, सुन लेना। इसी तरह सियासतदान का बेटा अगर आता है, मैं जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूं, अगर वो इलेक्शन में आता है, हाँ जी, तो उसके इलेक्शन में आने से उसने जीत नहीं जाना। जहांगीर तरीन साहब का बेटा हार गया था, आप उनको इलेक्शन में अगर वो आना चाहता है, और ये तो आप अपने लिए एक सेफ साइड रख रहे हैं। नहीं, मैं सेफ, सुने बात सुनेगी तो समझ आएगी ना। मैं समझ रही हूँ कि अगर वो हार गया तो चले, एक बंदा तो नुमाइंदा आपका तो है ना हुकूमत में, लेकिन ये आप अपने लिए नुमाइंदा, बाप बेटा भी हार जाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं होता, ठीक है, हार, लेकिन ये गलत है कि आप कहें कि जी बेटा आगे नहीं आ सकता। नहीं, बेटा अगर सियासत में आना चाहे तो वो इसलिए ना आए क्योंकि बाप सियासत में। ये है कि बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो हल्के में निकलती हैं, काम करती हैं, अवाम के मसाइल का उनको पता है, लेकिन वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती। इस तरह के लोगों को आगे आना चाहिए। इसका फैसला करना होता है पार्टी ने, मैंने और आपने नहीं करना। नहीं, पार्टी बेहतर डिस्कस तो कर सकते हैं ना। अब आप कह रहे हैं कि पार्टी, आप देखें ना, पार्टी की ही तो बात कर रहे हैं, पार्टी का नहीं करना चाहिए। पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड बैठता है, ये उनका हक है, बस फिर नवाजते ही है ना, मान जाए ना। हर पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का हक है, वो जिसको चाहे अपने तौर पर मुफीद बात तो वही नुखे सब बात हुई ना, नवाजते हैं ना, फिर क्या नवाजते हैं ना, मखसूस नशिस्तों में नवाजा जाता है, चाहे बोर्ड बैठता है चाहे जो भी है। आप अगर वो नवाजते हैं तो उसका नुकसान वही उठाते होंगे। बात सिर्फ ये कि वो नवाजते नहीं, नवाजना चाहिए, दैट्स ऑल। ये अवाम की सीटें नुखे साहब, नशिस्तों के लिए पूरे पाकिस्तान से 60 नशिस्तें, अगर 60 नशिस्तों में किसको शामिल करना चाहिए बताइए। देखिए उन लोगों को शामिल करें जिनको अवामी मसाइल का पता है। हाँ जी, वो जो रिश्तेदारों को ना आप उनमें नहीं होती, उनको घरों से उठा के आप लोग शामिल कर लेते हैं। देखिए पीपल्स पार्टी की मैंने मिसालें दी, मसलन पीपल्स पार्टी में शेरी रहमान अपनी कारकर्दगी पे आती है, कोई उसका मामा चाचा पीपल्स पार्टी में नहीं है। शाजिया मरी अपनी कारकर्दगी पे आती हैं, जनरल इलेक्शन लड़ती हैं, शैला रजा आती हैं, इस तरह नाज बलोच हैं या शर्मिला फारूकी हैं, बिल्कुल सही, मरहुमा वो फौजिया वहाब होती थी, यूनिवर्सिटी के दौर से ही वो एक्टिव थी। बिल्कुल इस तरह की मिसालें हमें मिलती हैं। लेकिन यहाँ तो बाबा आदम वहाब के एक साहबजादे हैं, उनके बारे में क्या कहें? वो सियासत कर रहे हैं जी। क्यों आए वो? मतलब वालदा उनकी थी तो उन बेटे को तो नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बात ही ओवरऑल नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की बात हो रही है, कह रहे हैं हमें इस, मैं समझ रहा हूं आप जो फरमा रहे हैं, हम कहते हैं एक्टिव औरतें हूं, एक्टिव खवातीन हूं जिनको अवामी मसाइल का पता भी हो, ताकि सियासत में कोई किरदार अदा किया। एग्जैक्टली चले उठा के ना लाए। पीपल्स पार्टी की जिसको बेहतर समझेगी उसको रखेगी, इसके इतराज का हक हम रखते ही नहीं। नहीं, हम रखते हैं, हम कैसे हम नहीं रखते, हमारे वोट से वो बनते हैं, उन्हीं की बेस पे उनको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। हम क्यों नहीं बनते? हम उन्हें वोट दे के ये हक देते हैं कि हम ये वक्त हक नहीं देते कि आप अपनी मर्जी के बंदे रखें, वो बंदे रखें जो सर्व कर सकते हैं। जिनको आप वोट देते हैं उनको मर्जी का हक देते हैं। मर्जी का हक यही है ना कि आप हमें सर्व करें, ये ना हो कि आप सीटें लेके तो आप जो भी वो आप अपनी नशिस्तों के ऊपर बैठ जाएं और काम कोई भी ना करें। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो हमें नजर नहीं, चाहे वो पीटीआई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है। सुमैरा मिर्जा, इस एक बात से ये साबित होता है कि जिस खातून का कोई मामा चाचा सियासत में नहीं है, वो बेचारी सियासत का दरवाजा चले। मेरे पास वक्त चूंकि कम है, हम पीपल्स पार्टी की बात कर रहे थे, तो बड़ला साहब आपसे पूछना चाहूंगी, पीपल्स पार्टी ने भी यू टर्न ले लिया, जैसे नुखे साहब ने ये बात की थी कि जो है ना अब थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड मांगना उन्होंने कम कर दिया है। बिलावल साहब ने कुछ बातें की, वो उनकी बात सुन के फिर वापस आते हैं। हमारे जो पुराने सियासत वो तो पाकिस्तान का माजी है, तारीखी गुर्बत का मुकाबला हम नहीं करना है। अगर हमने इस मुल्क को इस मुआशी बहरान से निकालना है, सबसे पहले हमें अपने अवाम को वादा करना पड़ेगा कि आइंदा 5 सालों में यह हुकूमत का जिम्मेदारी होगा कि 5 साल के अंदर ही अंदर महंगाई का मुकाबला करने के लिए हमने तनख्वाहों में इजाफा करना है। अपने मजदूरों के लिए हम मजदूर कार्ड लेकर आएंगे और अपने नौजवानों के लिए हम यूथ कार्ड लेकर आएंगे। हमने पाकिस्तान में अपना जो डेवलपमेंट का नक्शा है पूरा, जो चाहे वो वफाकी हुकूमत हो चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, उनमें तब्दीलियां लेकर आएंगे और इसी काम में अब फोकस करना पड़ेगा कि हम अपने आप को कैसे अडेप्ट करेंगे, कैसे इवॉल्व करेंगे, कौन से तब्दीलियां लेकर आएंगे ताकि हम इन सूरत हाल का मुकाबला कर सकें। जी बड़ला साहब,
बिलावल साहब की जो तकरीर है वो थोड़ी ठंडी पड़ गई है, और उसमें वो जो है वो लोगों के साथ अहदो पैमा कर रहे हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तनकीद, हाँ, घन गरज कम हो गई, तनकीद भी कम हो गई। बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे सियासतदान जो है ना, शायद ये लोगों के लिए नहीं सोचते, अपने इक़्तिदार के लिए सोचते हैं, और लोगों से इसी तरह के वादे करते हैं जिस तरह के ये हज़रत वादे फरमा रहे थे। और हालत इनकी ये है कि कंबर शदाद कोर्ट में इनको किसी ने घेर लिया लोगों ने, और उन्होंने सिंध के बारे में पूछना शुरू किया तो ये भाग गए। गुजारिश ये है कि ये कितने सालों से, पता नहीं 50 साल से ये पार्टी लगी हुई है, रोटी कपड़ा मकान, हर दफ़ा हम गुर्बत का मसला हल करेंगे। और भाई कर दो, आपको किसने रोका है? इतनी दफ़ा इक़्तिदार तो ये नारा तब्दील हो जाना चाहिए। ये बस अवाम को चक्कर देते हैं। पाकिस्तानी सियासतदान अवाम के लिए सियासत नहीं करते, बिल्कुल सही, ये अपने मफादात के लिए सियासत करते हैं, और इनके इक़्तिदार का मकसद सिर्फ और सिर्फ ज़ाती फ़ायदा होता है, कोई दूसरी बात नहीं, कोई अवाम की बात नहीं है। नुखैस साहब, आपको क्या लगता है क्यों यू टर्न लिया गया? जरदारी साहब ने कुछ समझाया उनको या खुद समझ गए? नहीं समझाया नहीं, वो जितनी देर उन्होंने लगानी थी, जोर लगाना था, वो उन्होंने लगा दिया। उसके बाद उन्हें समझ आ गई है कि ये जोर लगाना फजूल है। ठीक है, ठीक है, तो बिला वजह अपनी तवानाइयां जाया करने से क्या फायदा। ठीक हो गया। उनको ये बात समझ आई है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो अगला बंदा उस पर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। ठीक हो, मैं तो चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब बोले, मैं चीखूं, वो कुछ कहें, कुछ दूसरी तरफ से आए, लेकिन कहीं से कोई जवाब ना आ रहा हो, तो दरवाजा नहीं खुल रहा खटखटाने से। तो उन्होंने 99 दस्तक तो दे दी हैं, 100वीं दस्तक वो कहते हैं मैंने नहीं देनी। लेकिन अगर वो कहते हैं ना कि इन्होंने अगर थोड़ी सॉफ्ट लाइन ली है, तो जरदारी साहब ने कहा कि वजीर आजम जो है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से की तरफ से बड़ा आ गया। भाई सबको सोचने का हक है, ठीक हो गया, हर किसी को हक है वो सोचे कि वो वजीर आजम। इलेक्शंस हो रहे हैं, सबको ये हक है कि वो ये सोचें कि इक़्तिदार जो है इस बार उनके हाथ में ही होगा। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कंटिन्यू कर साथ ही रहेगा। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है, तेरा एहसान। जी हाँ, आज 25 दिसंबर है। बहुत शुक्रिया सर। आज 25 दिसंबर है और ये दिन यकीनन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश है। और आज के दिन वो हस्ती इस दुनिया में आई जिनकी वजह से, जिनकी कोशिशों से, जिनकी दी गई हिम्मत से, जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उसके बाद से हमें ये पाकिस्तान नसीब हुआ, एक आज़ाद मुल्क हमें नसीब हुआ, एक आज़ाद फ़िज़ा में हम लोग इस वक्त सांस ले रहे हैं। और आज़ादी की अहमियत और इस नेमत की जो कदर है उन लोगों से पूछें जिनके पास आज़ादी नहीं है, जो कौमें इस वक्त आज़ाद नहीं हैं, जो कौमें, जो मुल्क इस वक्त बिलक रहे हैं आज़ादी के लिए। तब हमें एहसास होगा कि हम कितनी आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से है, जिनका आज यौम पैदाइश है। मुल्क भर में उनकी इन तकरीबात का जो है वो एहतमाम किया गया है। क्योंकि 25 दिसंबर की बात हो रही है तो हम थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं। हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज यौम पैदाइश तो है ही है, साथ ही साथ आज दुनिया भर में जो मसीही बरादरी है वो क्रिसमस मना रही है। पाकिस्तान में भी जो भी मसीही बरादरी है वो भी जिंगल बेल भी सुनाए ना। एग्जैक्टली, वो सुनानी चाहिए अगर हमने वो सॉन्ग सुनाया है तो तमाम जो मसीही बरादरी है उनको हमारी तरफ से क्रिसमस की जो खुशियाँ हैं वो बहुत बहुत मुबारक हों। तीसरी जो अहमियत है आज के दिन की 25 दिसंबर की वो ये है जनाब के जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, एक बहुत, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, वो बहुत मंझे हुए सियासतदान है, बड़ी तगोदौ है उनकी सियासत की फील्ड में, सियासत के मैदान में। उनकी सालगिरह भी बनाई गई, उनकी भी आज सालगिरह है और उनकी सालगिरह जो है वो भी मनाई गई है। तमाम जो स्पेशली लीगी कारकुनान हैं उन्होंने उनकी सालगिरह मनाई। और नुखैसा मेरा ख्याल है 4 साल बाद उनकी सालगिरह यहाँ पाकिस्तान में मनाई गई है। वैसे मनाई जाती रही है, वैसे तो जाहिर है वो कहते हैं ना गैबी। आज का दिन आप कह रही हैं 3 अजीम शख्सियात की सालगिरह कर नवाज शरीफ की सालगिरह बनाई गई है, मनाई किया गया ना। वो तो लाहौर के अखबारात में छपता रहा, ये जुलाई में पैदा हुए थे, तो 25 दिसंबर उन्होंने कर लिया है। तो अच्छा, इसमें भी एतराज हो गया। बाकी ये है कि आपकी आवाज ने चलो आज़ादी का अच्छा पैगाम दिया, लेकिन वो जो कायदे आज़म की जेब में खोटे सिक्के थे वो बड़े नुमाया होके आ गए और उन्हीं का जो
चुका रहे हैं अवाम कर्ज लिया हुआ, और उन्हीं के दुख जो हैं वो झेल रहे हैं लोग। और वो जो खोटे सिक्के हैं बदकिस्मती से उनकी औलादें अभी बरकरार हैं और वो हमारे मसाइल में दिन ब दिन इजाफा कर रही है। नहीं, खोटे सिक्के तो मेरे ख्याल जेल चले गए हुए हैं अब तो इजी हो गया। वो तो बहुत पुराने, वो तो आपका एक आजकल की बात जाती मसला ना आपका, वो तो आपका जाती प्रॉब्लम। खोटे सिक्के जेल में नहीं होने चाहिए, वो तो आपका जाती प्रॉब्लम है। क्या होने चाहिए जेल में? उससे पहले खोते भी जेल में गए थे। ओह माय गॉड। नुगेर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के लिए भी? कह रहे हैं ना खोते जेल में गए हैं, चलो कोई बात नहीं, चूहे भी तो चले गए हैं। आप मैं कायद आज़म तो जाहिर बात है जी हमारे कौमी लीडर हैं जिनकी वजह से हमें पाकिस्तान मिला। बिल्कुल। और मुझसे अक्सर सवाल पूछा जाता है जी कायद आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे, तो मैं कहता होता हूँ जैसे कायद आज़म खुद थे वैसा ही कायद आज़म साहब पाकिस्तान चाहते थे। और माशाल्लाह खुद कैसे थे, सूटेड बूटेड, बेहतरीन ड्रेसिंग और बेहतरीन माहौल और एक शानदार लाइफ, मोहब्बत करने वाले, सच बोलने वाले, बाउसूल। तो ऐसा ही पाकिस्तान चाहते थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें सियासतदानों को ना बिला वजह गालियाँ नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल सही। हमने शुरू से यही सीखा है कि बस सियासतदान जो है ना वो बुरा होता है, जो भी सियासत में आएगा वो बुरा होगा। मैंने सहाफत में भी बुरे देखे हैं, मैंने मीडिया में भी बुरे देखे हैं, हर फील्ड में होते हैं, हर फील्ड में लोग बुरे। लिहाजा ये अगर इस वक्त मुल्क बचा हुआ है तो उसमें काफी सारा किरदार सियासतदानों का भी है। ये हैं जो मारें खा लेते हैं, ये हैं जो जलावतनियां काट लेते हैं, ये हैं जो फांसियां खा लेते बर्दाश्त कर लेते हैं, खानदान मरवा लेते हैं और जेलें काट लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर खड़े हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो हम लोगों में तो इतनी हिम्मत नहीं है, तो इनको तो कम से कम दाद देते हैं। जो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आवाम के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, इनकी वजह से तो हमारा जो मुल्क है वो चल रहा है। बहुत शुक्रिया गुल नुखैज़ अख्तर साहब आपका भी, मज़हर बल्ला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो फिर कह रहे हैं कि एक बार फिर से आप कायद आज़म साहब का जो है वो गाना गुनगुना दें ताकि हमारी क्लोजिंग जो है वो अच्छी हो जाए। आप फिर वो गुनगुना दें, मिल्लत का पासबान। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।